दोस्तों, आज की कहानी हमें चित्रकांत यादव जी ने भेजी है, जो डभरा छत्तीसगढ़ से हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये कहानी उनके ही जुबानी। शाम के 4 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, जाने मन क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकलकर पीजी जाऊंगी। तुम क्या आ रहे हो? और सामने से जो सुना उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। विक्रम बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूँगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना, मैं जल्द ही पहुँचता हूँ। विक्रम भी ना सरप्राइज कर देता है कभी कभी। पिछले 1 महीने से इस बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उससे कह रही थी, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ। पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे, हफ्ते में 3-4 बार मिल लेते थे। पर वीकेंड पर विक्रम का घर जाना जरूरी ही था। उसके पेरेंट्स उसका रास्ता देखते थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था इस दुनिया में। चाचा ने बचपन में पाल दिया, पढ़ा लिखा भी दिया। अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में बोझ बन गई। पिछले 2 साल से पीजी में रहने आ गई थी। वहीं विक्रम से मुलाकात हुई और कब मुलाकातें प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30 बसंत देख चुके थे। अब हमारे प्यार में लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता थी। पर हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने की हिम्मत न जुटा पाए। खैर, यह तो हुआ परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए थे। खुशी थी विक्रम के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से ही मैं सिहर उठी थी। मैं जल्दी से सारी चीज़ें पैक की, अपने वीकेंड शूज कसे और रेडी हो गई। तभी फ़ोन पर मिस्ड कॉल यानी विक्रम आ गया। मैंने जल्दी ही सामान गाड़ी में रखा और जाकर बैठ गई। हम दोनों बहुत खुश थे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे। जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहां हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा। हमें रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सा कॉटेज मिला। रूम बहुत बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और सामने खूबसूरत नदी। विक्रम जानता था मुझे क्या पसंद है। हम जल्दी से फ्रेश होकर बिस्तर पर लेट गए और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर जब नींद खुली तो रात के 3 बज रहे थे। विक्रम अब भी सो रहा था। मैं उठकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा कि कोई गुनगुना रहा है। मैंने दरवाज़ा खोला। लॉबी के आखिरी हिस्से में बढ़ी। खिड़की पर एक लड़की अपना सिर टिकाए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और बाल घुंघराले से थे। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है। चलो अच्छा है, कोई अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग में मज़ा आएगा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज़ दी, जान कहाँ चली गई? और तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा। वो बहुत ज़्यादा गोरी थी। मुझे देख वो मुस्कुरा दी। मैंने भी मुस्कुरा कर उसका प्रत्युत्तर दिया। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले। मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहाँ हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े और ढाबे पर 2-3 लोगों की आंखें फैल गई। कोई कुछ बोला तो नहीं, पर कानाफूसी होने लगी थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर हम उस वक्त वहाँ से निकलकर नीचे बाजार की तरफ घूमने निकल गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवा लिया। हम रात के लगभग 9 बजे के करीब कॉटेज पहुँचे। मेन गेट पर सिब्बू मिल गया। वो कॉटेज का केयर टेकर था।
उसने बताया यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय कॉफ़ी ही मिल सकती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहाँ आप खुद खाना बना सकते हो। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुँचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी अभी की होल में लगा ही रही थी कि मुझे साथ के कमरे में धीमे से संगीत की आवाज़ आई, बहुत ही मधुर पर उदास सा। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे विक्रम था। वो कहने लगा, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो। अंदर पहुँचते ही हम दोनों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। मुझे प्यास लगी तो फ़ोन उठाकर देखा, रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने विक्रम को देखा, वो सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी की रोने की आवाज़ें आने लगी। कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाज़ें तो स्पष्ट नहीं थी, दबी दबी सी थी। खिड़की बंद करने की आवाज़ से विक्रम भी उठ बैठा। कहने लगा, रूबिन, तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? यह कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा, अभी आकर सो जाओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते सिब्बू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाइएगा। उस चोटी से फिसलकर बहुत लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुंच गए। वहां काफ़ी चहल पहल थी। पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था, वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहां फ़ोटो लेने लगे। वहां पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेके बैठा था। विक्रम ने उससे कहा, मैगी के साथ चाय पिला सकते हो? उसने हाँ में सिर हिलाया। विक्रम उससे बातें करने में व्यस्त हो गया। मैं कैमरा ले थोड़ा और ऊपर को चढ़ने लगी। एक पतली सी उबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहाँ विक्रम बैठा है उसके शॉट ऊपर से जाकर लिया जाए, वाटरफॉल की बढ़िया पिक्चर आएगी। अभी थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो पलटी। मैं सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू अलोन हेयर? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर आंखें एकदम काली। उसके बालों की तरह वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम? इस बार वो धीमी आवाज़ में बोली, मैं भी भारतीय ही हूँ। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं रूबिन और मेरे हस्बैंड विक्रम। मैं झूठ बोल गई। उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने चाय पीने का ऑफर दिया, पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ी चली जा रही थी। विक्रम ने उसे बी केयरफुल कहा। वो पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे, पर सारा वापस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाजार घुमाते हैं, पर विक्रम थका हुआ था और वापस कॉटेज जाने को कहा। हम वापस कॉटेज पहुँचे। थके हुए से तो थे, तो कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मैं उसे आवाज़ देने लगी, पर कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था
जहाँ मैंने सारा को पहली बार देखा था। उसी तरह से सिर टिकाए हुए बाहर देखते हुए, जनाब कहाँ खो गए? विक्रम पलटा और बोला। मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। साथ वाला दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई कि नहीं। मैंने देखा रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं, पर्दे लगे हुए। मुझे लगा सारा शायद चली गई। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने सिब्बू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई, साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख सिब्बू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। सिब्बू को 2 पैक लगाने के बाद ही चढ़ गई। वो कहने लगा, बाबूजी हमें भी दिल्ली ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे। विक्रम उसे समझाने लगा, अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम की कमी है क्या? आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं। सिब्बू ने कहा, साहब पिछले कुछ महीने से आप अकेले ही गेस्ट हो। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा। एक कपल और भी था हमारे साथ वाले रूम में। आदमी को तो देखा नहीं, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर भी मिली। क्यों झूठ बोलते हो? सिब्बू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला। विक्रम ने कहा, क्या हुआ? सिब्बू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब आप यहाँ अकेले हो, आप आ गए, नहीं तो मैं खुद अपने गांव जाने वाला था। मैंने कहा, फिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी? सिब्बू ने बताया, इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियाँ फैली हुई है। यहाँ बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें हुई थी। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाज़ सुनने लगे, कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। मेरा यह सुनकर खून जम गया था, पर सिब्बू हमें समझाते हुए बोला, साहब मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा न सुना, मैं तो रोज़ यहीं रहता हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। डिनर जैसे तैसे निपटा के हम दोनों रूम में आ गए। विक्रम मुझे समझाते हुए बोला, पागल है, इसकी बातों में आ रही हो। पर अंदर से वो भी डरा हुआ लग रहा था। वोडका उतर चुकी थी और नींद भाग गई थी। मैं और विक्रम इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 10 बज गए थे। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। उसने माहौल को और भी बोझिल बना दिया था। बातें करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं लगा। रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई चढ़ा हुआ है। मैंने आंखें खोली तो सारा थी। सारा कंधे से पकड़कर मुझे उठा रही थी। मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, विक्रम बिस्तर पर ही था। सारा मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं टाइम ट्रैवल करके समय में पीछे आ गई हूँ। हॉल के कोने में एक बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज सा आदमी बैठा हुआ था। वायलिन बजा रहा था। उदास धुन, उसकी आंखें बंद थी। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। वो रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, प्लीज़ एल्बर्ट, डोंट गो, लीव मी। पर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं अपनी जगह पर जम चुकी थी, जैसे मेरे आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। तभी सारा के हाथ में न जाने कहाँ से बंदूक आ गई थी। सारा फिर बोली, एल्बर्ट स्टॉप। पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था और फिर एक धमाका
और ढेर सा धुआं, और तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली। विक्रम और सिब्बू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उसमें जमी हुई खड़ी सी थी और लगातार चीखे जा रही थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। विक्रम मुझे उठाकर अपने कमरे में ले आया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने से भीग चुकी थी। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था क्या हुआ, क्या हुआ, पर मैं कुछ बता नहीं पा रही थी। पर फिर कब मैं बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली सवेरा हो गया था। विक्रम परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में सिब्बू दीवार से सर लगाकर ऊँघ रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो विक्रम ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ। बहुत कमज़ोर लग रही थी। सिब्बू को विक्रम ने कॉफ़ी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझसे बोला, रुबिन तुम रात को वहाँ क्यों चली गई थी? मैंने सारी बात बता दी। विक्रम सुनकर सन्न रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम निकल पड़े कॉटेज से। जैसे जैसे दूर जा रहे थे मेरे शरीर में जैसे जान आती जा रही थी। हम बाजार में पहुंच गए। विक्रम ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। बूढ़े व्यक्ति ने चाय बना लाया। विक्रम और मेरी सफ़ेद शक्ल देखकर वो बोला, साहब हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे, पर शहरी लोग ऐसे बातों को कहाँ मानते हो। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। यह बात उस जमाने की है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। यह कॉटेज अंग्रेज अफसर एल्बर्ट केत की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी। वो लगभग 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक इंडियन लड़की सारा को अपने साथ ले आया था। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो एल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जाता? इंग्लैंड में उसकी बीवी और 4 बच्चे थे। सारा सारी ज़िंदगी जिससे प्यार समझ रही थी वो तो बस मन बहलाव था। उसने बहुत कोशिश की एल्बर्ट ना जाए, पर वो ना माना और फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग मारकर आत्महत्या कर लिया। तब से ही उनकी आत्मा भटक रही है। मैं सारे रास्ते यही सोचती हुई आई कि क्यों सारा ने मुझे चुना। क्या वो कुछ बताना चाहती थी, मुझे इशारा करना चाहती थी? जब गुड़गांव करीब आने लगा तो मैंने विक्रम को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? हमारे रिश्ते का भी तो कोई नाम नहीं। विक्रम मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। वो कुछ नहीं बोला। जिंदगी वापस आकर फिर बिजी हो गई। एक शाम मेरा फ़ोन बजा। हेलो जानेमन, रेडी हो जाओ, मम्मी पापा आ रहे हैं। उलझे बालों वाली लड़की ने मेरी ज़िंदगी सुलझा दी थी।